जी मित्रों, नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत है। परिवार की ओर से ऑनलाइन यूपी टेट निःशुल्क चल रहा है कहें तो, और इस संस्कृत की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं आज की नेक्स्ट क्लास पे, हम आपको ले चलते हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने प्रयत्न पढ़ा था। प्रयत्न का कुछ थोड़ा सा भाग छूट गया था, उसको हम आज पूरा कर लेते हैं और उसके आगे भी बात करेंगे। कुछ संज्ञाओं के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं जो छूट गया है हमारा प्रकरण, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद फिर चलते हैं कुछ संज्ञाओं के विषय में बात करते हैं। ठीक है, हमने कल पढ़ा था बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न कितने प्रकार के? यत्न या प्रयत्न दो प्रकार हमने बताया था। यत्न या प्रयत्न कितने प्रकार के? दो प्रयत्न के, एक अभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न हमने बताया था 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न होते हैं 11 प्रकार के। हमने आभ्यंतर प्रयत्न पूरा पढ़ा दिया था, इसके बाद बाह्य प्रयत्न पढ़ाना था। तो बाह्य प्रयत्न में भी हमने अल्पप्राण और महाप्राण तक पहुंच गए थे। अल्पप्राण और महाप्राण फिर से एक बार समझ लेते हैं, और तो पूरा हमने अच्छी तरह से समझ ही लिया था। अल्पप्राण महाप्राण थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहता है, उसको जानना जरूरी है। हमने एक क्लू बताया था, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण महाप्राण जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत समझ में आती, जहां नहीं समझ में आता आप लाइव कमेंट करते रहिएगा। सभी से विशेष गुजारिश है, किसी तरह कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। हम आपके लिए लाइव हैं और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे आपको कठिनाई थोड़ा सा लगता है, आप लाइव कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, हम उसको दोबारा बता देंगे। ठीक है, हमने बताया था अल्पप्राण और महाप्राण के लिए हमने एक क्लू बताया था, ए मामा। ए मामा, ए मामा में आपसे मैंने बताया था एक वर्ग में, जैसे किसी का वर्ग या चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग में कोई भी वर्ग यदि आप लेते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे का रख दिए और यहाँ पर खा रख दिए, यहाँ पर गा रख दिए, यहाँ पर घा रख दिए और यहाँ पर अंगा रख दिए। तो आप समझ लीजिए जहाँ ए लगा हुआ है वहाँ अल्पप्राण कर दीजिए, जहाँ यम लगा हुआ है वहाँ महाप्राण कर दीजिए। इसी तरह आप रख कर चेक कर सकते हैं। हमने ये चीज़ आपसे कल बताई थी, तो ये आपको करना है, इससे आपका कभी गलत नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ हमने और आपको बताया था, यणश्च अल्पप्राणा। यण प्रत्याहार अल्पप्राण में मान लीजिए अल्पप्राण जो भी है, प्रथम और तृतीय और 5वां अक्षर होता है अल्पप्राण का, और उसमें यण प्रत्याहार भी होता है। क्या होता है? यण प्रत्याहार भी अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। यण प्रत्याहार में आप जानते हैं या, व, रा और ला, ये वर्ण आते हैं। ठीक है, तो अल्पप्राण में पहला, तीसरा और 5वां अक्षर प्लस ये यण प्रत्याहार के सारे वर्ण, ये भी अल्पप्राण ही कहे जाते हैं। इसी तरह महाप्राण में हमने बताया था कि दूसरा और चौथा अक्षर, दूसरा और चौथा में देखिए यम यम लिखा हुआ है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों महाप्राण के हैं। तो 2 वर्ण हो गए महाप्राण के। तब आप समझ लीजिए इसमें महाप्राण में 2 अक्षर और सल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? सल प्रत्याहार के वर्ण भी रखेंगे। सल प्रत्याहार में आता है श, खा और शा और हा। ठीक है, ये प्रत्याहार में के अंदर, सल प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं और महाप्राण। तो इसके महाप्राण में मान लीजिए हमने बताए थे कि स्पर्श वर्ण या वर्ग कितने हैं? वर्ग 5 हैं। कुचु टू तु पु, 5 वर्ग में यदि महाप्राण की संख्या जोड़े तो ये 5 दूना 10, प्रत्येक वर्ग में 2 वर्ण, तो 5 दूना 10 हो गया। और 10 और ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं 4 वर्ण, तो 10 4 14। तो महाप्राण के अंतर्गत 14 वर्ण और अल्पप्राण के अंतर्गत मान लीजिए प्रत्येक वर्ग में तीन वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण? 3 वर्ण।
तो प्रत्येक वर्ग में 3 वर्ण आएंगे, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और 4 ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत ये जो आता है इसको भी जो उसी में काउंट कर दीजिए, तो 15 4 19, तो अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा 19 वर्ण। ठीक है, आपको इतना जानना है। अब इसके बाद बचता क्या है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, हमने इसके विषय में पहले भी एक बार चर्चा कर दिया था कि उदात्त और अनुदात्त स्वरित ये स्वरों का होता है। उदात्त अनुदात्त किसका होता है? हमेशा स्वरों का होता है। मुख के अंदर यदि हम किसी वर्ण को उच्चारित करने के लिए जब हम कोई प्रयत्न करते हैं तो ऊपरी भाग से जो उच्चारण होता है वो कंठ ताल, देखिए मुंह के अंदर जो है तालु या कंठ से जो भी हम ऊर्ध्व भाग से जो भी उच्चारण निकलता है उसे हम उदात्त कहते हैं, और मुख के निचले भाग से जो उच्चारण निकलता है उसे अनुदात्त कहते हैं, और जहां दोनों का समाहार होता है वहां पर स्वरित कहते हैं। दोनों का समाहार जहां होता है उसे क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। ये वैदिक संस्कृत में इनका प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर केवल इसकी चर्चा मात्र है। आपको ज्यादा इसके विषय में जानकारी देना उचित नहीं होगा, क्योंकि उससे आप टेंशन में भी हो जाएंगे कि ये क्या चीजें हैं। लेकिन बस इतना जानना था आपको, ये बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है। बाह्य प्रयत्न में 11 प्रकार होते हैं, 11 में ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये अंतिम 3 प्रकार हैं। तो इसमें आपको यही जानना था कि मुख के भाग से जो ऊपरी भाग में जो उच्चरित होता है उसे उदात्त कहते हैं, निचले भाग से जो उच्चरित होता है उसे अनुदात्त कहते हैं, और जो दोनों का समाहार होता है उसे स्वरित कहते हैं। बस इतना जानना था। इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है, तो कहीं कहीं देखिए इनका चिन्ह उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है। जैसे अनुदात्त होता है तो जैसे मान लीजिए ऊ हो गया, तो ऊ के नीचे ये पड़ी लाइन कर देते। आपने कभी कभी श्लोक देखा होगा वैदिक संस्कृत के, कोई श्लोक या ऋचाएं ऋग्वेद में कोई ऋचाएं आपने पढ़ा होगा तो किसी के नीचे ऐसे रहा होगा, किसी के नीचे मान लीजिए पू लिखा है तो इसके ऊपर ऐसी लाइन खड़ी, एक लाइन खड़ी कर दिए होंगे। तो इसका मतलब होता है स्वरित होता है, इसका मतलब होता है अनुदात्त, और उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। इतना जान लीजिए, बस इतनी जानकारी यहाँ पर रखना आपको जरूरी था। बाकी ये भी जरूरी, ये पूछेगा नहीं आपसे, बस इतना जान लीजिए उदात्त अनुदात्त ये हमेशा स्वरों का होता है। ठीक है, और आपने और सब कुछ जान ही लिया है। अल्पप्राण जान लिया, महाप्राण जान लिया, और मैंने आपसे बताया था खरो विवारो श्वासा घोषाश्च हसा संवारा नादा घोषा, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज और जानने योग्य बात है, मैंने आपसे कहा था प्रत्येक वर्ण का बाह्य प्रयत्न 4 प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए हा का बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार से होगा? हमने कल एक प्रत्याहार बताया था, हसा संवारा नादा घोषा। हसा संवारा नादा घोषा, तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत हा आएगा कि नहीं? हसा संवारा नादा घोषाश्च। ठीक, इतना आप जान लीजिए। तो हा, ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत हा आता है, तो हा का उच्चारण स्थान संवार भी होता है, और नाद भी बाह्य प्रयत्न होता है, और घोष भी होता है। हा का जो बाह्य प्रयत्न होता है वो संवार भी होता है, नाद भी होता है, और घोष भी होता है। लेकिन एक चीज आपको मैंने और बताया था, सलश्च महाप्राणः। सलश्च महाप्राण ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है कि नहीं? सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, ख, श और ह। श, ख, श, ह। आप इतना तो जानते होंगे सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते, और मैंने कहा था शलश्च महाप्राणा। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण तो होता ही है प्रत्येक वर्ग का, लेकिन सल प्रत्याहार का वर्ण भी, सल प्रत्याहार में जितने वर्ण रखे गए ये सारे वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि इसका हा का जो है बाह्य प्रयत्न एक और समझ लीजिए, यहां पर महाप्राण कर दीजिए, महाप्राण। तो कितना हो गया? संवार हो गया, नाद हो गया, घोष हो गया और महाप्राण। ठीक है,
तो मतलब प्रत्येक वर्ण का बाह्य प्रयत्न 4 प्रकार से होता है, 4 तरह से होता है या 4 जगहों पर होता है। संवार का होता है, नाद का होता है, घोष का होता है, या अल्प प्राण महाप्राण में से कोई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं का का उच्चारण। मान लीजिए बाह्य प्रयत्न जानना है तो क्या करेंगे, का कहां पर आता है, का कहां आएगा, खरो विवारा श्वासा घोषाश्च। सूत्र क्या है, खरो विवाराह श्वासो अघोषाश्च। इतना आपको कल मैंने बताया था, खरो विवारा श्वासो अघोषाश्च। ठीक, इतना आप जानते ही हैं। तो का उत्तर ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत का आता है कि नहीं, इसकी भी जांच आपको करना पड़ेगा। का कहां आता है, खर प्रत्याहार में आता है कि नहीं, ख फ छ ठ थ च ट त फिर क प श ख श और र। नहीं, यहां पे र नहीं होगा, यहां पे हा हो जाएगा। ठीक है, हल्का हा। ठीक ना, तो ये देख लीजिए यहां पर का आया है, का आया है तो ये यहां पर खरो विवारा श्वासो अघोषाश्च, तो ये विवार का होगा ही, श्वास का भी होगा और ये होगा अघोष का। तो का वर्ण जो है अघोष भी है, विवार भी है और श्वास भी है। इतना आप जान लीजिए। तो इसके बाद हमने आपसे बताया था कि ए मामा आपने लिख के जब देखा तो ये ए से अल्प प्राण आपको दिखा ही है। तो का वर्ण पहला वर्ण है अपने वर्ग का, इसलिए अल्प प्राण भी है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये अल्प प्राण भी है। क्या है, अल्प प्राण। ठीक, इतना जान लीजिए। एक वर्ण का बाह्य प्रयत्न 4 जगह से होता है, कोई भी विवार श्वास अघोष अल्पप्राण महाप्राण में से कोई हो जाएगा। तो किसी भी वर्ण को आप देखेंगे तो इसी तरह आएगा। और आपसे मैंने बताया कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित, इनका हमेशा ये स्वरों का ही होता है, आप इतना याद रखिएगा। इनका व्यंजनों का बिल्कुल नहीं होता है। उदात्त अनुदात्त स्वरित हमेशा स्वरों का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम आपको अब ले चलते हैं संज्ञाओं के ओर। देखिए, संज्ञाएं भी 1-2 संज्ञाएं पूछ लेता है यूपी टेट की परीक्षा में। एक प्रश्न तो पक्का ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो संज्ञाओं के बारे में भी हमको जानना चाहिए। व्याकरण शास्त्र की ये संज्ञाएं जो हैं ये बहुत जरूरी हैं। तो संज्ञाओं के विषय में जानना है हमको। संज्ञाएं, ये महत्वपूर्ण संज्ञाएं बहुत सारी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आपके यूपी टेट में जो पूछने लायक चीजें हैं वो हमें ध्यान में देना है। हा नहीं होगा सर, रितिका त्रिपाठी, हा नहीं होगा सर, किसमें सर, एक बार और समझा दीजिए। जी बिल्कुल, क्या समझ में नहीं आया भैया, बताइए। हा वर्ण प्रत्येक हमने बताया, चलिए अगले स्टेप में बता देते हैं। हमने बताया कि प्रत्येक वर्ण का बाह्य प्रयत्न 4 जगह से होता है। 4 जगह से मतलब 4 स्थानों पर हो रहा है। जैसे मान लीजिए का वर्ण हो गया, का को अभी हमने बताया, अब दूसरा वर्ण ले लेते हैं। मान लीजिए गा वर्ण, गा वर्ण का उच्चारण स्थान या बाह्य प्रयत्न जानना है। तो गा वर्ण का बाह्य प्रयत्न आपको जानना है। तो गा का आप जान लीजिए। देखिए, खरो विवारा श्वासो अघोषाश्च, खर में आएगा कि नहीं, खर प्रत्याहार पहले आप नोट कर लीजिए। कल यदि आपने क्लास किया होगा तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। कल की क्लास यदि मिस हो गई होगी तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार में सारे प्रकार हमने समझा दिया था। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब कल की क्लास आपने मिस किया है। तो खर प्रत्याहार,
खर प्रत्याहार में ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ख, श, ह, ये खर प्रत्याहार। और हस प्रत्याहार, हस, ह, य, व, र, ल, य, म, अंगा, न, अड़ा, यमंगणम, झ, भय, घ, ढ, धश, ज, ब, ग, ड, द, श। ठीक, हमने बताया कि गा को हमें जानना है। गा वर्ण कहां है? ये यहां है। हसा संवारा नादा घोषा, हसा संवारा, हसा संवारा नादा घोषा, इतना जान लीजिए। घोष मान लीजिए, ऐसा कर दीजिए, घोष। हाँ, संवार नाद घोष। ठीक है, तो गा वर्ण का संवार भी होगा, गा वर्ण का नाद भी होगा और गा वर्ण का घोष भी होगा। इतना तो जान लिए हैं। फिर मैंने आपसे बताया था कि अल्प प्राण और महाप्राण में आपको देखना, प्रत्येक वर्ग में मैंने कहा ए मामा आप लिख लीजिए, ए मामा आप लिख लेंगे। ये कभी भी किसी व्यंजन वर्ण के बारे में आपसे पूछेगा तो आपसे गलत तनिक भी नहीं होगा। यहां पर आप रख दीजिए क, ख, ग और घ और ये अंगा, इतना आप रख लिए। तो गा वर्ण कहां पर आता है? ये अल्प प्राण में तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण अल्प प्राण, पहला और तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, बाकी दूसरा और चौथा महाप्राण है। इतना आप जानते ही हैं। तो गा वर्ण का उच्चारण, वो बाह्य प्रयत्न जो होगा वो संवार होगा, नाद होगा, घोष होगा और अल्प प्राण भी होगा। अल्प प्राण। ठीक, इतना आपको जानना है कि यदि हस प्रत्याहार के कोई भी वर्ण होंगे या खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होगा तो वो चार जगह से बाह्य प्रयत्न होगा। उसका संवार होगा, नाद होगा, घोष होगा, या तो विवार होगा, श्वास होगा, घोष होगा। ठीक ना, इतना आपको जानना और फिर आगे अल्प प्राण या महाप्राण में से कोई एक हो जाएगा। कमेंट भी देख लीजिए। रितिका त्रिपाठी जी बिल्कुल। वीरेंद्र चौधरी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। एक श्लोक सुना दो सर। अभी थोड़ा सा प्रकरण भैया कठिन वाला चल रहा है, बाद में सुना दें। खर प्रत्याहार में हा नहीं होगा, खर प्रत्याहार में हा नहीं होगा। हाँ, खर प्रत्याहार में हा नहीं होगा भैया, बिल्कुल। खर प्रत्याहार के अंतर्गत सर। अच्छा जी 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 जी, क्षम्यताम इसके लिए। देखिए गलती हमसे भी हो जाती है। सस सर केवल ये 13 तक जाएगा, खर से ये 13वें से 11वें से 13वें तक जाएगा। ठीक ना, तो 14वें में है हा आता है, हा नहीं होगा जी। बिल्कुल, जहां पे भी गलत नोट हो जाए आप बताते रहिए। बिल्कुल अजय सर बोल दिया कीजिए कि लिख लो। ठीक है, अरे सभी लोग समझ रहे हैं। जहां पे आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है लिखते जाइए। वैसे तो हम बोलते रहते हैं कि लिखते जाइए, ठीक ना। खर प्रत्याहार में हा नहीं होगा, स श ख श तक जाएगा। ठीक ना, रा हो जाता सर तो वो 13वें सूत्र तक केवल जाएगा। हल है 14वें का, हा हो जाता वो हा नहीं होगा। बस इतना आपको ध्यान देना। ये हस में आएगा, ठीक ना, हा में ये आता है, हस में। अब आपको संज्ञाएं बताते हैं। संज्ञाएं, ठीक है। ये प्रयत्न आपको समझ में आ गया होगा। सर बोल दीजिए, ठीक है। सब लोग लिख लीजिए, जो भी दिक्कतें हों बता दीजिए और कहीं पे भी लिखना। प्रिंस कनौजिया गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। जहां पर भी दिक्कत हो बताइएगा। संज्ञाएं हम बताते, देखिए पाणिनि अष्टाध्यायी जब लिखी गई तो सबसे पहला सूत्र उसका क्या था?
वृद्धिरादैच। पाणिनि अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र क्या था? वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच क्यों रखा गया? एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। वृद्धिरादैच को ही पहला सूत्र क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया, मैं आपसे बताऊं। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। महर्षि पाणिनि, भगवान पाणिनि कह सकते हैं, वो आपकी वृद्धि के लिए पहला ही सूत्र मंगलार्थक वर्ण है, मंगलार्थक पद को रखा गया वृद्धि। पहला सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच। ये अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है। सर बोल दिया करो, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो फिर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम ध्यान देते रहेंगे। अर्चना यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सिया अग्रवाल जी, गुड इवनिंग सर। जयकरण भारती जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सिया अग्रवाल जी, सर जो भी दिक्कतें आप बताइए, बिल्कुल आप नोट कर लिया करिए, हम बता देंगे। जहां पर भी दिक्कत रहेगी आप नोट करते चलिए। वैसे भी आपको भी समझ में आने लगा होगा इतने दिन से कि कठिन जहां इंपॉर्टेंट कहां है, और वैसे तो हम बता देते हैं। यदि भूल जाते हैं तो आप नोट करते चलिए, जहां पे आपको समझने लायक चीजें हैं वो नोट कर लिया करिए। अष्टाध्यायी हमने बताया कि महर्षि पाणिनि द्वारा रचित जो व्याकरण ग्रंथ था, उसका पहला सूत्र था वृद्धिरादैच। वृद्धि का मतलब ही होता है बढ़ना। तो महर्षि पाणिनि ने क्या किया? ये मंगलार्थक पद का प्रयोग किया, वृद्धि। आप व्याकरण पढ़ रहे हो इसलिए आपकी वृद्धि हो। मैं भी आपके लिए कामना करता हूं कि आप जिस उद्देश्य से पढ़ रहे हो आपकी भी वृद्धि हो। मैं इसी मंगलार्थक शब्द के साथ आपको संज्ञाओं के विषय में प्रवेश कराता हूं, संज्ञाएं बताता हूं। तो आप वृद्धिरादैच पढ़िए, ठीक है। वृद्धिरादैच पहला ये संज्ञा सूत्र है, जो वृद्धि करने वाला सूत्र है। आज से प्रश्न पूछेगा, वृद्धि करने वाला सूत्र कौन, संज्ञा सूत्र कौन सा है? वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा यूपी टेट की परीक्षा में। जी नोट कर लीजिए, पूछेगा आपसे कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तब आप क्या लिखेंगे? वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। नोट कर लिए? देखिए, और इसको हम तोड़ देते हैं। अब क्या इसमें तोड़ देंगे तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। इसको वृद्धि कर देंगे, और ये जो ये रा को विसर्ग हो गया तो बचा बड़ा आ, तो ये आत हो गया। और ता को दा हो जाता है, या ये दा को ता करेंगे तो ये चर्त संधि जो पहला वर्ण हो जाता है, और जस्त में तीसरा वर्ण हो जाता है, तो इसको ता कर देंगे, ठीक ना। और फिर आइच। इतना आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो बताइए। तोड़ दिए हैं, वृद्धि आत ऐच, वृद्धि आत ऐच। कुछ विद्वानों ने कहा कि इस वृद्धिरादैच सूत्र में 3 पद हैं। 3 पद हैं, कौन कौन से? वृद्धि आत ऐच। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि इसमें 2 केवल पद हैं, वृद्धिरादैच, वृद्धि आदैच। उनका क्या मानना था? वृद्धि आदैच, उनका यह मानना था, ठीक ना। तो आप ध्यान दीजिए, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। अच्छा, आत और ऐच, मैं आपसे एक दिन और चर्चा किया था कि जहां पर ये तपर कर ये ता वर्ग लगा होता है स्वर के बाद, तो ये तपरस तत्काल सूत्र एक होता है। तपरस तत्काल सूत्र कहता है कि ता वर्ग के पहले या ता वर्ग के बाद, ता वर्ग के पूर्व या ता वर्ग के पर में यदि कोई स्वर आता है तो वो अपना ही पूर्व रूप, वो अपना ही रूप रखे रहेगा, वो अपना ही रूप रखे रहेगा। जैसे आत में ये ता है, तो ता का मान लीजिए इसका कोई मतलब ये तपरकरण हो जाएगा, तो ये आ केवल होगा। आ बड़ा आ ही केवल रहेगा। मैंने 18 प्रकार आ के बताए थे। 18 प्रकार में और ना ये ह्रस्व हो सकता है और ना ही ये प्लुत हो सकता है। तो क्या होगा? सीधा सीधा ये बड़ा आ ही रहेगा। इतना आप जान लीजिए। तो आत का बड़ा आ, और ऐच, ऐच आपने प्रत्याहार पढ़ा होगा। ऐच में क्या क्या आता है? ऐच प्रत्याहार के वर्ण, ऐच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आपको ध्यान दिया होगा, आपने देखा होगा। तो ऐच में क्या आएगा? आई और औ।
आई औच होता है ना एक सूत्र, आई औच चौथा सूत्र है, आई उण रिलरिक ए ओंग आई औच। तो आई औच के अंतर्गत जो ऐच हो गया ना वही प्रत्याहार एक बन गया ऐच, तो ऐच के अंतर्गत ए ओ आता है। तो आ और आए और औ, ठीक, आ आई औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। आपसे पहला प्रश्न इसमें से बना था कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। आपसे मैंने पहले प्रश्न किया कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आपको बताना था वृद्धिरादैच। अब अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न बनेगा कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, या वृद्धि संज्ञक इनमें से कौन सा वर्ण है। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण आप आ और ऐ और औ, यही तीन वर्ण हैं वृद्धि संज्ञक वर्ण। आप इतना याद रखिएगा, ये ना ध्यान दीजिएगा कि बड़ा आ है तो ये दीर्घ का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ा आ, आई और औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा, उसमें तीन विकल्प में से एक दे देगा, तो उसमें से पूछेगा कि इसमें वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है। मान लीजिए बड़ा आ रख दिया तो आपको लगेगा कि ये तो दीर्घ का है, फिर आप तीन में से कोई एक चुन लोगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये तीन वर्ण जो आ ऐ औ है ये तीनों वृद्धि संज्ञक वर्ण है, इनको ध्यान में रखिएगा। आ रखा हो तो समझ लीजिए कि वो वृद्धि संज्ञक वर्ण है, ऐ रखा है तो वो वृद्धि संज्ञक वर्ण है, औ रखा है तो वृद्धि संज्ञक वर्ण है। इतना आपको जानना है। यदि कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट करके, लिखने के बाद हट जाया कीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ डाल दिया जाएगा भैया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिलेगा ये सब कुछ। सिया अग्रवाल, आ ऐ और औ भी है, दो ही वर्ण आपने नोट किया था। तनुज चौधरी, ओके जी, समझ में आ गया। तो ये तीन वर्ण है वृद्धि संज्ञक वर्ण है, ठीक ना। इसकी वृत्ति होती है आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदैच, आदैच मैंने बताया कि आ और आत निकालेंगे तो बड़ा आ निकलेगा, और ऐच में आय और औ निकलेगा। तो आ ऐ औ को वृद्धि संज्ञा स्यात् माने कहना चाहिए। आ ऐ औ को वृद्धि संज्ञा या वृद्धि संज्ञक वर्ण कहना चाहिए। इतना केवल बताना था इसमें। सबको समझ में आ गया। तनु चौधरी, क्या हाल है सर जी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप भी ठीक से होंगे ऐसा आशा करता हूं। लेकिन मन से पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। हालचाल तो हम लेते रहेंगे और आपके सामने हूं तो ठीक ठाक ही दिख रहा हूं, बस आप मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इसके उदाहरण दे देते हैं। देखिए उदाहरण में आपको आ वाला नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐ वाला तो मान लीजिए आप पढ़ भी लेंगे, सदैव महौषधि, ऐसे उदाहरण आपको पढ़ने में आते होंगे। लेकिन आ वाला आपको उदाहरण नहीं समझ में आता होगा, यहां पर वृद्धि कैसे होती है, आ में वृद्धि कैसे होती है, तो वो हम आपको बताते हैं। जैसे एक सूत्र संधि में पढ़ा जाता है, रीतेचा तृतीया समासे, रीतेचा तृतीया समासे। तो रीत शब्द के पूर्व में यदि कोई तृतीया समासिक वर्ण रखा हो तो उसका जो है क्या हो जा, अर न होकर आर हो जाता। वहीं पर वृद्धि हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक बार ये प्रश्न पूछा था बीटीसी की परीक्षा में, सुखेन प्लस रीता, सुखेन प्लस रीता, इसका उन्होंने पूछा था कि इसका अगली संधि में क्या बनेगा। तो अगली संधि में बनता ये सुख प्लस रीता, यही पूछा था शायद, सुख रीता बनेगा।
अच्छा, सुखरिता में आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? यदि संधि करेंगे आप लोग तो क्या करेंगे? सुख धन रिता सुखरता आप बना देंगे, बहुत होगा, आप ऐसा बना देंगे। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, सुखरता नहीं बनेगा, यहां पर सुखारता बनेगा। क्या बनेगा? सुखारता। तो ये जहां पर दीर्घ हुआ है बड़ा आ, यही है वृद्धि संधि, यही वृद्धि है। आ और री के स्थान पर जो बड़ा आ आया है ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है, यहां पर वृद्धि हुई है। आपसे भी पूछ सकता है, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सुखारता, सुखारता में आपसे पूछ लेगा कि कौन सी संधि है, तो आप कभी भी दीर्घ मत मारिएगा। मैं आपसे बता दूं, इसमें वृद्धि संधि है, सुख धन रिता सुखारता बनता है, तो यहां पर आ जो हुआ है ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक ना, इतना आपको जानना है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिएगा, सभी के कमेंट हम देख रहे हैं। किसी तरह कोई दिक्कत समझ में आ रही तो बताइए। सुखेन धन रिता सुखरिता, और सुखरिता जब जुड़ेगा तो सुखारता बनेगा। आ और री मिलके आर जहां हो जाए वो वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक ना, वृद्धि हुई है वहां पर, इतना जान लीजिए। ये बड़ा आ का हो गया। अब दूसरा क्या है? जैसे सदा धन, सदा धन एव, सदा धन एव, सदा धन एव में आप देखिए बड़ा आ और ए, समझ में आ रहा? नहीं तोड़ के और इसको बता देते हैं। देखिए सदा को सद हलंत कर देंगे, यहां पर बड़ा आ निकलेगा। नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल मैं पूरा तोड़ तोड़ के आपको बताऊंगा। बड़ा आ गया और बड़ा आ के बाद ये ए आ गया, ए हो, ए तो स्वर है ही है, आप समझ ही रहे हैं। तो बड़ा आ और ए मिलके क्या बनेगा? आ और ए मिलके क्या होता है? ए होता है, आप इतना जानते हैं। ये वृद्धि संज्ञा या वृद्धि संधि में आपने पढ़ा है, आ और ए मिलके ए हो जाता है, इतना आप जान रहे हैं। तो देखिए ये सद में हलंत लगा दिया तो इसका ये स्वर विहीन हो गया और यहां पर बड़ा आ निकल गया। ये जो बड़ा आ लगा हुआ ये बड़ा आ निकाल दिया गया है, तो अब ये हलंत में आ गया है। तो अब ये सद में जब दा में ये ऐ है, ठीक है ना, गलत लिखा हुआ था, ऐ है, तो सद में जब ऐ की मात्रा जुड़ेगी तो ऐसा नहीं बन जाएगा, सदैव ऐसा लिख देंगे कि नहीं? ये हो जाएगा ये सदैव। ये यहां पर ऐ की वृद्धि जो हुई है, ऐ जो हुआ है वृद्धि संज्ञक वर्ण, ये चीज हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि यहां पर ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिएगा। सदैव नहीं भैया, रागिनी मौर्य जी, सदैव नहीं, सदैव है। सदैव आ और ए मिलके ऐ हो जाता है, नित्य ऐ होता है, इतना जान लीजिए। बिजनौर से कौन कौन है? जी भैया पूछ पाछ लीजिए, लेकिन पढ़ते रहिएगा। पूछ लीजिए खूब कौन कौन पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ाइए, सबको लाइए, लाइव करवाइए यहाँ पे। ठीक ना, ये ऐ आपको देखना है। अब हम आपको औ का उदाहरण बताते हैं। महाधन औषधि, महाधन औषधि, महाधन औषधि में आपको अ मिल जाएगा। यहां पर भी आपको तोड़ देता हूं, तोड़ के देखिए। मह में हलंत कीजिए, हा में, इसके बाद क्या निकलेगा? बड़ा आ, बड़ा आ निकलेगा। फिर इसके बाद आपको ओ मिल जाएगा। फिर इसके बाद मान लीजिए इसको भी अलग कर दीजिए, ये शदी हो गया। ठीक ना, आ ओ। अब आ और ओ की संधि हम करते हैं तो आ ओ क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। ये क्या है? वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो आओ को हम यहां पर जब ऐसे लिखेंगे, मह हलंत है और अ हो जाएगा, और फिर इधर क्या हो जाएगा? शदी हो जाएगा। ठीक ना, इतना समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा कमेंट करके बताइए। देखिए जब हलंत हो जाएगा तो जब इसमें स्वर जुड़ेगा तो सीधे से ये महाव हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे। और फिर सदी आपको उधर मिला ही है। बहुत आसान है मित्रों, बस आप मन से पढ़ेंगे तो संस्कृत इतना
सरल हो जाएगी, इतना सरल हो जाएगी आप पूछ ही नहीं सकते हैं, कभी समझ ही नहीं सकते थे कि बहुत कठिन थी, आज इतना सरल हो गई है ना। तो आप बहुत मन से पढ़ेंगे, बहुत आसान हो जाएगी। ये हो गई महौषधि। आपको वृद्धि संज्ञा सूत्र आपको पता चल गया। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धि राधइच है। वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण है आ, ऐ, औ होता है। तो आ का भी हमने प्रयोग बता दिया, ऐ का भी प्रयोग बता दिया और औ का भी प्रयोग बता दिया। ठीक ना, आ गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी आगे सब कुछ बताएंगे, टी संज्ञा, उपधा संज्ञा, संयोग संज्ञा, आदेंग गुणा, सब कुछ बताएंगे। बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सही जगह पे आप पढ़ रहे हैं। लेकिन आपसे विशेष गुजारिश है, जो लोग लाइव हैं वो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने यार दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिए, ठीक ना। इतना तो जरूर करते रहा करिए, थोड़ा सा इतना मोटिवेट होते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है और पढ़ाने में मजा आता है। आगे चलते हैं। गुण संज्ञा। गुण संज्ञा क्या होती है? गुण संज्ञा करने वाला, अभी आपने वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन था? वृद्धि राधइच आपने पढ़ लिया। अब गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदेंग गुणः। आदेंग गुणः, इतना आप जान लीजिए, आदेंग गुणः। ठीक है, पढ़ने में आ रहा है। आदेंग गुणा, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो आपसे पूछ लेगा 4 विकल्प में, तो एक विकल्प में ये आदेंग गुणा दिया रहेगा, तो आप इतना बता देंगे आदेंग गुणा होता है जो गुण संज्ञा करता है। अच्छा, इसमें मान लीजिए आद गुणा दिया हो, ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरह वृद्धि रेचि में वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है और ये गुण संधि करने वाला सूत्र है, लेकिन ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। आपसे गुण संज्ञा करने वाला सूत्र पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है और वृद्धि संज्ञा वाला भी थोड़ा सा बड़ा है, इतना आप देखे रहिएगा। आदेंग गुणा वृद्धि राधइच, उसमें वृद्धि रेचि होता है ना, और इसमें आद गुणा होता है, तो ये गुण संधि करता है और ये गुण संज्ञा करता है। ठीक ना, इतना आप जाने रहिएगा, दोनों में अंतर है और थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को आप पहचाने रहिएगा। तो आदेंग गुणा ये गुण संज्ञा करता है, ठीक ना। इसको भी तोड़ देते हैं। आत एंग गुणा, ठीक ना। आत एंग गुणा, समझ में आया? आत का मतलब क्या होता है आपसे बताए थे, तपरस तत्काल सूत्र से जो तपरकरण करता है, इसका आ हो जाएगा, केवल ह्रस्व आ ही रहेगा। जहां पर तपरकरण करेगा वहां पर जो भी स्वर पूर्व में होगा या पर में होंगे तो वो केवल अपना ही केवल बोध कराएंगे, वो अपने प्रकारों का बोध नहीं करवाएंगे, इतना आप ध्यान दीजिएगा। आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात् क्या है सर? संचिता यादव, आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात् है, ये वृत्ति है। वृत्ति कहती है कि आ, आई, औ की वृद्धि संज्ञा करनी चाहिए, वृद्धि कहना चाहिए। आ, आई, औ को वृद्धि संज्ञक वर्ण कहना चाहिए। ये केवल वृत्ति है। वृत्ति हमें बता रही है कि आ, आई, औ को वृद्धि संज्ञक वर्ण कहना चाहिए, ये चीज है केवल, वो वृत्ति है, उसको आपको ध्यान में नहीं देना है। बस आपसे जो बताया कि वृद्धि राधइच वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा और वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है, बस इतना आपको जानना है। वो तो एक सरल तरीका है, वृद्धि आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात् जो लिखा था हमने, उसमें से तोड़कर जो अर्थ निकाला गया है, वो अर्थ निकालने के लिए और थोड़ा सहज आपको समझ में आया इसलिए वृत्ति का प्रयोग किए हैं, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं है यूपी टेट की परीक्षा में, ठीक ना सर। या
संज्ञा या संधि पढ़ा रहे हो? मैं संज्ञा पढ़ा रहा हूं भैया, संज्ञा। संज्ञा मैंने बताया कि अदेंग गुणा ये संज्ञा सूत्र है, लेकिन ऑप्शन में आपसे परीक्षा में देखिए, मैं आपको कंफ्यूजन आपका दूर करने के लिए मैंने बताया कि यदि आपसे पूछ लेगा कि वो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, यदि आपका पहला ऑप्शन में आद गुणा इस तरह से दे दिया तो आप सीधा से यही मारना दें। इसलिए मैंने बताया कि ये गुण संधि करता है और ये गुण संज्ञा करता है, इसको आपको नहीं ध्यान देना है और इसको ध्यान देना है। ये गुण संज्ञा करता है, ये गुण संधि करता है, ठीक ना। तो आपको केवल इसको ध्यान में देना है। केवल आपकी कंफ्यूजन के लिए मैंने ये लिख दिया था कि कभी ऐसा ना हो कि अदेंग गुणा की जगह में आपको आद गुणा समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा डिफरेंट जो चीजें हैं वो चीज मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आप कंफ्यूजन में ना रहिए, इस वजह से मैंने इस चीज को रखा है, ठीक है। आ हो गया। और एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ, ए और ओ आता है। आत से आप समझ लीजिए कि ये तपरकरण हुआ है तो आ बचा है, और ये एंग में ता के बाद में जो पर में है तो एंग प्रत्याहार है। तो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आप जानते हैं, प्रत्याहार आपने पढ़ा है, आई उण रिलिक ए ओंग। तो ए ओंग का जो है ए और अंगा तक जो ए ओंग था, देखिए किसी तरह आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, इस चीज को मैं ध्यान में रखते हुए, ये सूत्र था तीसरे नंबर का, माहेश्वर सूत्र का तीसरे नंबर का सूत्र था। तो इसको जब प्रत्याहार बनाया गया तो ये पहला वर्ण ले लिया गया और इसको ले लिया गया, तो ये बन गया एक प्रत्याहार। क्या बन गया? एक प्रत्याहार। तो एक प्रत्याहार में हमने बताया था कि अंतिम वर्ण जो होता है, अंतिम वर्ण की इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए ये दो वर्णों का केवल यहां पर मतलब है, एंग प्रत्याहार का मतलब है। एंग प्रत्याहार में ये दो, देखिए दो सीटर गाड़ी, प्रत्याहार को मैंने बताया था कि दो सीटर गाड़ी है। दो सीटर गाड़ी, ये जो इत संज्ञक है ये अपने से और आदि वर्ण से, आदि अंतेन संहिता, आदि मतलब जो आदि में है और अंतिम वर्ण को लेकर जो संहिता हुई है वो प्रत्याहार विधायक सूत्र है, समझ रहे हैं। तो ये पहला वर्ण और ये अंतिम वर्ण, इन दोनों को लेकर ही प्रत्याहार बनाया गया है। और इनके बीच के वर्ण को रखा जाता है, ये पहला वर्ण तो रखा जाएगा लेकिन इत संज्ञक वर्ण नहीं रखे जाते, उनका लोप हो जाता है, वो इत संज्ञक वर्ण होते हैं। इत संज्ञक का कोई मतलब नहीं होता है, केवल प्रत्याहार बनाने में प्रयोग किया जाता है बस, ठीक है। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, ये और ये मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एंग प्रत्याहार तो आप समझ लेंगे, एंग प्रत्याहार में ए हो जाता महेश गणेश, आप पढ़े होंगे गुण संधि में महेश और गणेश, या और तमाम सारे उदाहरण आप पढ़ते हैं ना, सूर्योदय हो गया जैसे। तो ये गुण संधि आपने पढ़ा होगा, तो जहां पर ओ होता है ए होता है वो गुण संज्ञक वर्ण तो है ही है, लेकिन आ जो होता है ये भी गुण संज्ञक वर्ण है, इसको भी जाने रहिए। गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं? 3 हैं, आ ए ओ। जैसे वृद्धि संज्ञक वर्ण 3 है, आ आई औ है, उसी तरह गुण संज्ञक वर्ण 3 है, आ ए ओ। समझ में आया जी? बहुत बहुत धन्यवाद बीरेन्द्र चौधरी जी, समझ में आ गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रितिका त्रिपाठी, सर क्वेश्चन भी करवाएंगे? पहले भैया आप समझते जाइए, थोड़ा सा समझेंगे नहीं तो फिर क्वेश्चन कैसे करवा पाएंगे। आप समझते जाएंगे तो फिर आगे क्वेश्चन भी हो जाएगा। और वैसे भी हम क्वेश्चन तो बताते ही चलते हैं, जो भी क्वेश्चन बनना होता है आप नोट करते चलिए, आपकी कोई सारी दिक्कतें यहाँ सॉल्व हो रही हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे बनाएगा, कैसे पूछेगा यूपी टेट की परीक्षा में, सब कुछ हम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक ना। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे आ वाला महर्षि,
महर्षि आप देखते होंगे, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ये सब गुण संधि में आपने पढ़ा होगा। गुण संधि में आप कह रहे हो कि गुण संधि पढ़ा रहे हो कि संज्ञाएं पढ़ा रहे हो। अरे भैया वो संज्ञाएं जो है वो गुण संधि, दोनों का थोड़ा सा अंतर है। हाँ, वही वर्ण संधि में आते हैं, वही गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, तभी तो संधि होती है। गुण संज्ञक नहीं, जब वो गुण ही नहीं करेंगे तो फिर संधि आप कैसे करेंगे बताइए। जब गुण नहीं होगा तो फिर संधि कैसे हो पाएगी। जैसे महर्षि हुआ, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अच्छा, महाऋषि को हम फिर से तोड़ देते हैं। देखिए आपको समझ में आना चाहिए, चाहे जैसे भी समझिए, लेकिन समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, एक बार में 2 बार बताइए। ये हा में हलंत कर दिए, इससे बड़ा आ निकल आएगा। ये बड़ा आ जो है इसको हलंत करेंगे तो स्वर बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, ऋषि। इतना आपको समझ में आ गया। आ और री मिलकर क्या हो जाएगा, आर होना चाहिए, लेकिन यहां गुण हुआ है, गुण हुआ है तो गुण होगा तो अर हो जाएगा, गुण होगा तो अर हो जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, अर हो जाएगा, ठीक ना। तो अर आप इतना जान गए, अर हो जाता है ना। तो आ को देखिए, राग ऋषि, री का तो रा हो जाता है। आप यण संधि पढ़े होंगे तो री का रा हो जाता है, लेकिन जो ये आ हुआ है ये गुण हुआ है, ठीक ना। इतना आपको ध्यान में रखना है। तब क्या बनेगा, महर्षि बनेगा। अच्छा, कोई कह दे कि अच्छा आ और री मिलके अर, यहां पर कहते हैं गुण होगा, आ और री का गुण हो जाएगा। तो यहां पर गुण लिख के ही काम थोड़ी हो जाएगा, यहां पर अर लिखना पड़ेगा। तो अर तो रा का री हो जाएगा, जो आ का जो ह्रस्व आ हुआ है वो गुण हुआ है, तो ये गुण संधिकार हुआ है जो आ। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि आ जो है ये गुण संज्ञक वर्ण है, गुण संज्ञक वर्ण है। जो गुण संज्ञक वर्ण होगा वही गुण संधि करेगा, समझ रहे हैं। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अर हुआ है, आ और री मिलकर अर हो गया है। देवर्षि बनेगा, महर्षि बनेगा, ब्रह्मर्षि बनेगा। जिसमें अर की ध्वनि आपको सुनाई दे वो समझ लीजिए गुण संधि वहां पर होती है। और गुण संधि होगी तो आपको ह्रस्व आ भी मिल जाएगा, तो ह्रस्व आ से गुण संज्ञक वर्ण का बोध हो जाएगा। समझ में आ गया जी। महिमा दुबे जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। तनुज चौधरी जी, बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है। जहां पर भी दिक्कत हो बताइएगा, जहां पर भी आपको अर मिलेगा वहां पर गुण संधि हो जाएगी, ठीक ना। इतना समझ लिए आप। अब अगला उदाहरण, जैसे महेश, महेश लिखा हुआ है तो महेश को तोड़ेंगे तो महाधन ईशा कर दीजिए। हाँ, महेशा, महेशा। ईश्वरों में जो महान है, महा मतलब महान है जो ईश्वर, महान है जो ईश्वर कौन, महेश, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, महादेव है ना। तो वे महादेव के लिए महेश आया है। तो महेश यहां आ और ई मिलकर जो है, यदि इसको तोड़ेंगे, हा में हलंत करेंगे और ये बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। और फिर यहां पर ईसा कर दीजिए, ठीक है। ईसा कर देंगे तो आ और ई मिलकर गुण हो जाएगा। तो आ और ई मिलकर गुण हो जाएगा। तो गुण तो हम लिख नहीं देंगे, लेकिन गुण में कौन कौन वर्ण आते हैं ये आप जानते हैं। आ और ए और ओ होता है। तो आ और ए ओ में कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर आ तो होगा नहीं, अर बन नहीं रहा है ना, उच्चारण आ ही नहीं रहा, तो ए होगा, ओ बनेगा नहीं। तो ये एक गुण संज्ञक वर्ण ए बनेगा, इसलिए यहां पर क्या बन जाएगा, महेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महेश। जब हा में ए की मात्रा चलेगी तो ए हो जाएगा, और आ और ई नहीं, इन दोनों के स्थान पर ए हुआ है, आ और ई के स्थान पर ए हो गया है, जो गुण कहलाता है। और शा को शा कर देंगे तो महेशा बन जाएगा, ठीक ना। इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको। नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे।
बाकी ये संधि का प्रकरण है, संधि में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस आपको यहां पर केवल गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है आदेंग गुणा, और गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, आ, ए और ओ। इतना आपको ध्यान देना है, इतना आप नोट कर लीजिए, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र और गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं और गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये जानने वाली बात है, इतना जान लीजिए। ठीक है, आशा करता हूं सबको समझ आ गया होगा। भारती राजपूत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आ गया जी जी जी। आगे चलते हैं। संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा क्या होती है? संयोग मतलब होता है जुड़ना। संयोग का मतलब क्या होता है, जुड़ाव जहां पर हो उसे संयोग कहते हैं। इसका सूत्र होता है संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र। आपसे पूछेगा कि संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हलो अनंतरः संयोगा, हलो अनंतरा संयोगा, हलो अनंतरा संयोगा, इतना आप जान लीजिए, हलो अनंतरा संयोगा। अच्छा, इसमें जो ये वर्ण है हलो है, ये मूल रूप से हल है। क्या है? हलह। हला बहुवचनांत है। हला क्या है? बहुवचनांत है। अच्छा, ये ओ कैसे हो गया? ये भी थोड़ा सा प्रकरण कठिन है, कहिए तो बता देते हैं कि ओ कैसे हो गया। नहीं तो बस इतना ही जानते रहेंगे तो भी अच्छा रहेगा, नहीं समझ में आ रहा तो बता देंगे। देखिए, हला अनंतरा संयोगा। अनंतर का मतलब अंतर जहां होता है, जैसे मान लीजिए राम लिखा है, राम को तोड़ेंगे तो रा में हलंत करेंगे तो इसके बाद बड़ा आ जाएगा और इसके बाद मां आ जाएगा, है ना, और फिर इसके बाद छोटा आ जाएगा। ऐसा आप जानते हैं। तो इस व्यंजन और इस व्यंजन के बीच में जो अंतर पैदा कर रहा है ये स्वर, समझिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। जहां पर भी दिक्कत हो अच्छी तरह से समझिएगा। सर एक श्लोक सुना दीजिए। जी वीरेंद्र चौधरी जी, बिल्कुल सुना दूंगा, बिल्कुल। बहुत लोगों की फरमाइशें हैं, मैं सुना दूंगा। थोड़ा सा कल सुना दूंगा, आज नहीं, कल। आज के लिए क्षमा चाहता हूं, कल सुना दूंगा। पहले यहां ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे हमने हलो अनंतरा, अंतर का मतलब होता है जहां बीच में जो है रुकावट हो, जहां बीच में स्पेस हो, वो अंतर कहलाता है ना, या बीच में किसी तरह का कोई अंतर हो। मान लीजिए हमारे और आपके बीच में ये इंटरनेट का अंतर है, नहीं तो हम आपके सामने है कि नहीं। मोबाइल और हमारे बीच में इंटरनेट है या माध्यम एक जुड़ाव है, नहीं सामने होते तो कोई अंतर नहीं होता है ना, बीच में कोई व्यवधान नहीं होता। तो जहां व्यवधान हो उसे अंतर कहते हैं और जहां व्यवधान ना हो उसे अनंतर कहते हैं। इतना समझ लीजिए। जैसे राम लिखा है तो रा का बड़ा आ, ये अंतर है। दूसरे व्यंजन से मिलने में बीच में स्वर का व्यवधान है ना, स्वर का व्यवधान आ गया तो ये अंतर हो गया। लेकिन अनंतर कह रहा, हलो अनंतरा संयोगा, हलो अनंतरा। तो दो या दो से अधिक व्यंजन जब बीच में कोई स्वर का वो ना हो, रुकावट ना हो, किसी तरह का स्वर ना आया हो, दो या दो से अधिक व्यंजन जब एक साथ हो, तब वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है संयोग संज्ञा। हलो अंतरा संयोगा। हल के बीच में कोई अंतर ना, मतलब अंतर ना हो, किसी स्वर का संयोग ना बीच में बनता हो, तो उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि जैसे लिख दिया गया तो इसमें आप निकालेंगे, आ निकल आएगा, गा में हलंत करेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ना में हलंत करेंगे, छोटी ई निकलेगा। ऐसे आप लिखेंगे, है कि नहीं? अग्नि को ऐसा ही लिखा जाता है शायद,
आप जानते होंगे ऐसा लिखा जाता है। तो गा और ना के बीच में कोई स्वर नहीं आता है, तो ये क्या हो गया, यहां पर संयोग संज्ञा हो गई। गा और ना के बीच में कोई स्वर ना हो, जहां किसी स्वर का व्यवधान ना हो वहां पर संयोग संज्ञा होती है। हलो अनंतरा संयोगा। ठीक ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और उदाहरण बता देता हूं मैं आपको, जैसे राष्ट्र हो गया, राष्ट्र, राष्ट्र को तोड़ेंगे तो रा हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, मूर्धन्य शा हो जाएगा, हलंत कर, ये आधा है हलंत होगा ही, फिर इसके बाद टा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, और फिर रा हो जाएगा, है ना। तो इतने शब्दों की रा जो है, इतने शब्दों की जो है क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। इतने शब्दों की क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। ठीक ना, इतना आपको समझ में आ गया। जहां नहीं समझ में आएगा, जहां जी अंतरा बिना अवरोध के, जी कोई अवरोध ना, दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में किसी तरह का कोई स्वर का अवरोध ना हो, किसी स्वर का व्यवधान ना हो, उसे क्या कहते हैं, संयोग संज्ञा होती है। ठीक ना, आज की कक्षा को बस यहीं पर विराम देते हैं। कल की कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि, शुभ संध्या।